दोनों, क्योंकि वो आवाज जो है इको हो रही है आपकी स्पीकर से। मेरा एक्चुअली म्यूट ही है। और स्पीकर भी म्यूट है और माइक भी। और एमी स्ट्रक्चर्स फ्रॉम सरस्वती कॉलेज और करंटली डूइंग कंस्ट्रक्शन एंड फैसिलिटीज इंजीनियरिंग, एमएस इन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना शार्लेट। नाउ सबसे पहले तो ये है कि यूएस में एजुकेशन क्यों करना है। तो यहाँ पर एक्चुअली डाइवर्स एकेडमिक कल्चर है, लाइक फ्रॉम वेरियस कंट्रीज लोग आते हैं यहाँ पर स्टडीज के लिए। और एक्सपोजर मिलता है कि मतलब कैसे लोग हैं और किस तरह से वर्ल्ड रन करता है, मतलब किस तरह से लोग काम करते हैं। और नेक्स्ट चीज़ है कि स्पेशलाइज्ड डिग्रीज है और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज है, लाइक जो हमारा इंडिया में लिमिटेड फील्ड्स है स्टडीज के लिए, बट यहाँ पर क्या बहुत वाइड ओपन ओपन दिस थिंग ओपन अपॉर्चुनिटीज है। काफी सारी मतलब इन डेप्थ फील्ड्स है जिसके अंदर हम लोग जा सकते हैं। और फ्लेक्सिबल लर्निंग पाथ मतलब इनका जो लर्निंग प्रोसीजर है वो कुछ डिफरेंट है अदर देन जैसा हमारा एग्जाम पैटर्न होता है इंडिया में। यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न डिफरेंट है और चीजें डिफरेंट है। अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो एंटायर थिंग इज बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट्स, कि आपको कुछ ना कुछ टास्क देते हैं और टास्क पे काम करना है आपको। आपको ऐसा कोई चीज नहीं है कि भाई एंड एंड सेमेस्टर में कोई एग्जाम्स हो गए या ऐसा कुछ होगा। एवरी डे इज न्यू एग्जाम। In this way, entire thing in US education works. Or next is acquiring global perspective and skills. What I have discussed earlier कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है, ग्लोबली लोग किस तरह से स्टडी कर रहे हैं और क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं और किस तरह से पढ़ रहे हैं, वो सब चीजें हम लोगों को एक्सपोजर मिलता है उसका। अ, जब यूएस एजुकेशन की बात आती है तो सबसे पहला पॉइंट होता है फाइनेंस। अब फाइनेंस के अंदर जनरली लोग दो टाइप की डिग्रीज के लिए आते हैं, अंडर ग्रेड या तो ग्रेजुएट। अंडर ग्रेड मीन्स बैचलर्स एंड ग्रेजुएट इज मास्टर्स। अंडर ग्रेड एक्चुअली 12th स्टैंडर्ड के बाद होता है यहाँ पर, जो कि 120 टू 150 क्रेडिट्स का होता है। और ग्रेजुएट आफ्टर बैचलर्स होता है 30 टू 40 क्रेडिट्स का। अब व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट? क्रेडिट इज लाइक हर एक सब्जेक्ट को एक वेटेज दिया जाता है कि इसका वेटेज कितना है। लाइक एवरी कोर्स इज जनरली 3 क्रेडिट, मतलब 3 क्रेडिट होता है। और क्रेडिट इज जनरली फॉर फीस कैलकुलेशन, कि फीस कैलकुलेशन इनका किस तरह से हो रहा है। तो 3 क्रेडिट अगर हम लोग काउंट करते हैं तो टोटल हमको 40 कोर्सेज लेने होंगे, मतलब 40 सब्जेक्ट्स हमको चूज करने होंगे। और मिनिमम पेस जो यहाँ पर फी होता है, फी स्ट्रक्चर दैट इज $1000 पर क्रेडिट। तो हमारा टोटल फी स्ट्रक्चर जो अंडर ग्रेड में है दैट इज $120,000, दैट इज रफली अबाउट 1 करोड़। ये हम लोग सिर्फ फीस की बात कर रहे हैं, अकोमोडेशन और एवरीथिंग वो सब छोड़ के सिर्फ फीस की बात कर रहे हैं। और ग्रेजुएट के अंदर 30 टू 40 क्रेडिट्स का कोर्स होता है, और एक कोर्स में 3 क्रेडिट हम लोग अगर कंसीडर करते हैं तो हमारे 10 कोर्सेज हमको लेने होते हैं, मतलब 10 सब्जेक्ट्स हमको लेने होते हैं। और उसमें फी हमारा रफली ज्यादा 25 लाख, लाइक 30,000 इज इक्वल टू 25 लाख। और लिविंग अकोमोडेशन की और लिविंग एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो दैट इज अराउंड 800 पर मंथ, विच इंक्लूड्स रेंट एंड योर बिल्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो अराउंड 70,000 होता है, तो ईयरली आपका 8,40,000 होता है। और जिस तरह से आप अंडर ग्रेड की बात करेंगे तो आप एक सेमेस्टर में 12 टू 15 क्रेडिट्स ले सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका अंडर ग्रेड 4 साल में कंप्लीट होता है, और ग्रेजुएट आपका 1.5 साल से 2 साल के अंदर कंप्लीट होता है। तो ये जो 8,40,000 है वो भी आपका एडिशनल एक्सपेंसेस में ऐड होते जाता है। दैट मीन्स के अंडर ग्रेजुएट करना यहाँ पर तो ज्यादा मतलब कॉस्टलियर, बहुत ज्यादा कॉस्टलियर है एज कम्पेयर टू ग्रेजुएट। ग्रेजुएट के अंदर हम लोग कैसा होता है कि हमारा ऑलरेडी हमने अंडर ग्रेड किया होता है इंडिया से, तो प्रीफरेंस ये है कि ग्रेजुएशन मास्टर्स का डिग्री यहाँ से किया जाए रादर देन डूइंग बैचलर्स फ्रॉम हियर। लाइक बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि बैचलर्स करेंगे या मास्टर्स करेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि डायरेक्टली मास्टर्स के लिए आए तो ज्यादा बेटर। अगर किसी का अगर यहाँ पर कोई फैमिली है या उसको यहाँ करना ही है तो दैट इज डिफरेंट पार्ट। बट अगर कोई फ्रेश आ रहा है, मतलब न्यू आ रहा है, और तो उसके लिए रिकमेंडेड है कि वो मास्टर्स ही करे, बैचलर्स इंडिया में ही करके आए।
नेक्स्ट इज कोर्स सिलेक्शन। कोर्स सिलेक्शन के अंदर फील्ड, हमारे फील्ड पे डिपेंड करता है कौन सा एरिया, मतलब हम कौन से फील्ड में स्टडीज कर रहे हैं। और वो फील्ड में जैसे हमने सिविल इंजीनियरिंग किया, तो सिविल इंजीनियरिंग के बाद भी बहुत सारे मास्टर्स के फील्ड खुलते हैं। मास्टर्स इज लाइक ब्रेकिंग दैट बैचलर्स एंड गोइंग इन मोर स्पेशलाइज एंड मोर डीपर वे। तो सिविल इंजीनियरिंग में लाइक कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हो गया, और आपका स्ट्रक्चर्स हो गया, जियो टेक्निकल हो गया, काफी सारी मतलब ऐसा फील्ड्स खुल जाती है, ब्रॉड हो जाती है। तो उनमें से कोई एक फील्ड चूज करना, और वो फील्ड किस तरह से चूज करना है कि जो हमने बैचलर्स में हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट किसमें जनरेट हो रहा है, और हमने कौन से कोर्सेज के अंदर हमने अच्छा परफॉर्म किया है, और हम हमारा प्रोफेशनल एस्पिरेशन है ना वही उसी फील्ड के अंदर है, हमको वही फील्ड में काम करना है। तो उस हिसाब से चूज करना, रादर देन पिकिंग एनीथिंग लाइक किसी का भी देखा देखी कोई चीज करने से ज्यादा बेटर है कि हम लोग हमारे हमारे हिसाब से चूज करें कि हमको क्या करना है। लाइक बहुत बड़ा मिथ अभी चल रहा है कि कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फील्ड है। अच्छा फील्ड है, नो डाउट, बट डिपेंड ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप सिर्फ पैसे को देख के आप अगर मास्टर्स कर रहे हो तो यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म, तुम परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो बेटर ये है कि हम हमारा एस्पिरेशन किस में और हमारा प्रोफेशनल गोल किस चीज में मीट करता है, वो फील्ड हम चूज करके आए, रादर देन फोकसिंग ऑन जस्ट ऑन जॉब एंड ऑल मेकिंग मनी एंड ऑल दैट स्टफ। और स्टडी अब्रॉड के प्रेफरेंसेस होते हैं, कंट्रीज के प्रेफरेंसेस होते हैं, लोकेलिटी के प्रेफरेंसेस होते हैं। किसी किसी को कोल्ड वेदर जमता है, किसी को कोल्ड वेदर नहीं जमता है, तो वो हिसाब से हम लोग चूज करते हैं कि हम कौन से कंट्री में जाएंगे और कौन से लोकेशन पे हम रहेंगे। स्पेसिफिकली ये जो सेमिनार है ये हम लोग यूएस एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। और यूएस एजुकेशन के अंदर कोर्स सिलेक्शन में सबसे पहले दो चीजें बाइफरकेट हो जाती है कि हमारा कोर्स स्टेम कोर्स है कि नॉन स्टेम कोर्स है। नाउ व्हाट इज स्टेम? स्टेम इज full form of STEM is science, technology, engineering, and mathematics. And non-STEM is like other than STEM field, like humanities, art, literature, law, management, etc. Now, benefits in STEM is like 1 year 1 year OPT is given in both of the field. 1 year OPT, we will discuss OPT, what is OPT further, like OPT क्या होता है हम लोग आगे बात करेंगे उसके ऊपर। 1 year OPT, हमको जब हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलते तो हमको 1 year OPT मिलता है, लाइक ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उसका नाम है। कि हमको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लेने की अलावेंस है यूएस में, कि आपने आपका एजुकेशन कंप्लीट किया तो आप प्रैक्टिकली ऑफिस में ज्वाइन करके प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट में आप ट्रेनिंग लो। अब ये जो स्टेम फील्ड है इसके अंदर 1 year का ओपीटी मिलता है प्लस 2 year एक्सटेंडेबल होता है, लाइक दैट इज टोटल 3 years। और नॉन स्टेम कैटेगरी के अंदर हमको सिर्फ एक ही साल का मिलता है। और ये जो स्टेम और नॉन स्टेम हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं, मतलब हमारा हमने जो कोर्स चूज किया है वो स्टेम है कि नॉन स्टेम है। तो उसके लिए हम लोग जो हमारा यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है जहाँ हम लोग फोकस कर रहे हैं पढ़ने के लिए, जाने के लिए, वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे हम सर्च कर सकते हैं कि मतलब वो फील्ड, लाइक कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट मैं करना चाह रहा हूँ, मास्टर्स इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो मैं मास्टर्स इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में जब सर्च करूंगा मेरे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, तो वहां मैं चेक करूंगा कि वो स्टेम है कि नॉन स्टेम है। वहां पर क्लियरली लिखा होता है कि और कोर्स इज स्टेम कोर्स। इसी तरह और अगर हमको डीपर चीज देखनी है उसके अंदर और कंफर्मेशन करना है, तो हम लोग ये लिंक पे जाके इसमें चेक कर सकते हैं कि ये कोर्स हमारा स्टेम है कि नहीं। ये जो प्रेजेंटेशन है ये मैं मौलाना के साथ में शेयर कर दूंगा, इंशाल्लाह वो अपडेट कर देंगे, तो आप लोग ये सारे लिंक्स वगैरह और ये सारी चीजें आपके जहन में रहेंगी जब आप हायर स्टडीज के लिए अप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट चीज है कि हम लोग फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो हम लोग ईमेल आईडी होता है वहां पर एडमिशन कॉन्टैक्ट पर्सन का या एकेडमिक एडवाइजर का या प्रोग्राम डायरेक्टर का, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे। हम लोग एडमिशन कॉन्टैक्ट पर्सन को ईमेल करेंगे और वो लोग जनरली एक हफ्ते में या 10 दिन के अंदर रिप्लाई करते हैं आपको। अगर नहीं रिप्लाई करते तो आप एकेडमिक एडवाइजर को ईमेल करोगे, अगर वो भी नहीं करते तो आप प्रोग्राम डायरेक्टर को करोगे। इस तरह से हम लोग स्टेम और नॉन स्टेम में बाइफर्केशन करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और फर्स्ट पॉइंट है, सबसे सबसे पहली चीज है जो हमको चेक करनी है कि हमको स्टेम में जाना है कि नॉन स्टेम में जाना है। और आपने देख लिया कि आपको 3 years का ओपीटी मिलता है। अब ये 3 years का ओपीटी क्या है हम लोग नेक्स्ट में समझेंगे क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये ओपीटी। नेक्स्ट इज वीजा रूल्स। और
वीजा रूल्स वही ओपीटी के ऊपर ही डिस्कशन है ये, कि हमको स्टार्टिंग में इनिशियली F1 स्टूडेंट वीजा मिलता है। और स्टूडेंट वीजा हमको मिलता है स्टेम कैटेगरी कोर्सेज मास्टर्स डिग्री के लिए, जिसके अंदर हमको 5 साल टोटल हमको वीजा मिलता है, 5 साल का। 2 साल होता है हमारा फॉर ईयर्स फॉर एजुकेशन, 2 years फॉर एजुकेशन और 3 years फॉर ओपीटी। और टोटल मिला के हमारा 5 years होता है। 5 years कंप्लीट होने के बाद हमको H1B लेना होता है। मतलब हमारे पास अगर हम H1B नहीं होगा तो हमको रिटर्न इंडिया आना पड़ेगा। तो H1B के अंदर हमारा H1B का प्रोसीजर थोड़ा डाइसी है, मतलब इतना सिंपल नहीं है H1B का प्रोसीजर। सबसे पहले आपको जो आपने जो कंपनी के अंदर आपने जो स्टडीज कंप्लीट करने के बाद आपने जो कंपनी में अप्लाई किया है, वो कंपनी के अंदर वो कंपनी आपके बिहाफ पे यूएससीआईएस को अप्लाई करेगी, यूएस गवर्नमेंट को। और वो जो सिलेक्ट, अभी बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं उसमें से, और इनका फिक्स कोटा होता है कि इतने लोगों को ही हम वर्क परमिट देंगे, सारे लोगों को नहीं देंगे। तो वो सिलेक्शन लॉटरी बेस्ड होता है, और वो हर साल, हर 1 साल में एक बार होता है। तो अगर आपके पास, यहाँ आता है हमारा ओपीटी, अगर आपके पास स्टेम कोर्स है तो आपको 3 चांसेस मिलते हैं, 3 साल में 3 बार आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास नॉन स्टेम कोर्स हो तो आप एक ही बार अप्लाई कर सकते हो, लाइक यू हैव 1 चांस ओनली। और क्वेश्चन ये है कि अगर समझो कि 1 चांस के अंदर आपका नहीं आता है, तो यू हैव टू कम बैक टू इंडिया बिकॉज योर F1 हैज एक्सपायर्ड। मतलब आपका जो F1 स्टूडेंट वीजा था वो एक्सपायर हो गया है। या तो आप इंडिया वापस आ जाओ, या तो कोई दूसरा कोर्स ज्वाइन करो। ये दो ऑप्शन होते हैं। तो जनरली लोग रिकमेंड यही करते हैं कि आप स्टेम फील्ड के हो तो ही यूएस आओ। अगर आप नॉन स्टेम फील्ड के हो, लाइक यू आर फ्रॉम लॉ और यू आर फ्रॉम सम ह्यूमैनिटीज और आर्ट बैकग्राउंड, देन you better go to other countries rather than coming in यूएस। बिकॉज इफ अगर आपको अर्निंग नहीं, आपको जॉब नहीं है यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर पढ़ के मीनिंग नहीं रह जाता है। कि आप यहाँ आके पढ़ रहे हो ये होप करके कि आपको यहाँ जॉब मिले और आपका अर्निंग डॉलर्स में हो, आपका यहाँ का अर्निंग हो। अगर कोई सिर्फ स्टडीज के लिए आना चाहता है तो ठीक है, बट ये पॉइंट भी होता है कि भाई रिकवरी एस्पेक्ट होता है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है, तो हमको रिकवर भी करना होता है। तो अगर हमारे पास जॉब है और हम 1 साल के अंदर हम रिकवर नहीं कर पाते, हमको कम से कम 1.5-2 साल लगते हैं उसको रिकवर करने के लिए। और उसके बाद अर्निंग्स भी होती है। अगर आपका पहले ही खत्म हो जाता है तो फिर आप अर्न नहीं कर सकते, आपको रिटर्न आना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी कंपनी में हो, लाइक इफ यू आर इन गूगल, इफ यू आर इन Amazon, if you are in any company and you are on non-STEM visa, non-STEM category course, and you don't get a lottery chance in lottery, like you are not getting chances in lottery, then your visa is expired, you have to go back to India. नेक्स्ट कम्स इज, ये हमारा एक्चुअली ये सारा बैक, ये बहुत आगे की सोच है, बट इसको कंसिडर करके हमको हमारे कोर्सेज को सिलेक्ट करना है, और हमारे जो भी हमारा पाथ है उसको फॉलो करना है। क्योंकि अगर हमारे पास ये दोनों चीजें माइंड में नहीं होगी तो हम आगे जाके मतलब इश्यूज हो सकते हैं आगे जाके हमारे लिए। नेक्स्ट कम्स इज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वो यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट करने से, कि हम कौन से यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। एक टारगेट होता है कि ये टारगेट है मेरा कि मुझे वर्ल्ड की टॉप 50 रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में जाना है। तो उसके लिए मेरा एप्लीकेशन किस तरह का होना चाहिए, मेरे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें, उस वो समझने के लिए हमको यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट करना होता है। तो वो शॉर्टलिस्टिंग हम लोग करते हैं। 3 रैंकिंग सिस्टम है। अभी हम इंडिया में है तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि यूएस में कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, या कनाडा में कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, या मलेशिया में कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। तो उसके लिए हमारे पास 3 रैंकिंग्स ऑफ रैंकिंग सिस्टम्स है। फर्स्ट वन इज क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, सेकेंड इज यूएस न्यूज रैंकिंग, एंड थर्ड इज टीएचई वर्ल्ड रैंकिंग। अब ये तीनों रैंकिंग सिस्टम अलग अलग वे से काम करती है। आपको तीनों रैंकिंग सिस्टम के अंदर हर यूनिवर्सिटीज का अलग अलग रैंक मिलेगा। लाइक क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में आपका 1 to 1000 तक के रैंक होते हैं, और यूएस न्यूज के अंदर टाई होते हैं, मतलब एक ही रैंक में दो दो तीन तीन यूनिवर्सिटीज भी होती है। तो उनका सिस्टम समझना पड़ता है। जब आप शॉर्टलिस्ट करने बैठेंगे तो आपको ऑटोमेटिक, जब आप थोड़ा वर्कआउट करेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा कि रैंकिंग किस तरह से काम कर रही है इसमें। लाइक एक यूनिवर्सिटी आपने लिया, वो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में चेक किया, वो यूनिवर्सिटी को आपने यूएस न्यूज रैंकिंग में चेक किया, वो यूनिवर्सिटी को आपने आपने टीएचई रैंकिंग में चेक किया, तो आपको आइडिया मिलेगा कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, जाने जैसी है कि नहीं है।
अभी जैसे एक यूनिवर्सिटी मैंने सिलेक्ट किया, अगर वो 1 to 50 है, दैट मीन्स इन एंटायर वर्ल्ड दैट इज 1 to 50, पूरे वर्ल्ड में, नॉट इन इंडिया ओनली, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये यूनिवर्सिटी का रैंक है वन बिटवीन 1 to 50. So that is prestigious, like very very good university. Like many of the people are dreaming to go in that university. Like in that MIT, Massachusetts Institute of Technology is uh, first rank, and like Harvard and all that are under 10 rank. So आपको ये आइडिया मिलेगा कि यूनिवर्सिटी का लेवल क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 to 50 आर ड्रीम यूनिवर्सिटीज, एंड 50 to 150 आर लाइक, अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो बेटर गो ऑन विद दैट यूनिवर्सिटी. लाइक 50 to 100 इज ऑल्सो ओके, एंड 150 to 500 is also is also like not good as like 50 to 100, but okay, you can go, like people are going up to 500 ranked university. That is what ranking does, like इसी तरह से रैंकिंग वर्क करता है. और इसमें ये बात भी नहीं है कि रैंकिंग पे ही आपको जॉब मिलता है, कि अगर आपने कोई अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे रैंकिंग यूनिवर्सिटी से स्टडीज किया है तो आपको जॉब 100% मिलेगा. दैट इज नॉट श्योर. जॉब यहाँ पर स्किल्स पे मिलता है, कि आपका स्किल्स कैसा है, और आपके पास क्या टैलेंट है, और आपने क्या किया है, और आपका बैकग्राउंड क्या है, उसी के बेस पे आपको यहाँ जॉब मिलती है. और ये भी बात नहीं है कि एक एक बंदे के पास सेम स्किल है जो अच्छी रैंकिंग यूनिवर्सिटी में, और उसी दूसरे के पास भी अच्छी स्किल्स है और वो लो रैंकिंग यूनिवर्सिटी में, तो उसको, जिसके पास अच्छी रैंकिंग यूनिवर्सिटी, उसको अच्छा प्रेफरेंस मिलेगा. सो ये सारी चीजें रैंकिंग के रिलेटेड. नेक्स्ट इज, आप डिटेल इंफॉर्मेशन देख सकते हो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके, कि मतलब उसके अंदर कौन से कोर्सेज है इंडिविजुअल, हर कोर्स का अलग अलग होता है. जैसे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एक यूनिवर्सिटी में, उसके अंदर जो कोर्सेज या सब्जेक्ट्स, हम लोग जो इंडिया में बोलते हैं सब्जेक्ट्स, वो सब्जेक्ट्स अलग ऑफर होते हैं, और दूसरे यूनिवर्सिटी में अलग ऑफर होते हैं, तीसरी यूनिवर्सिटी में अलग. लाइक एवरी यूनिवर्सिटीज आर वर्किंग सेपरेट, लाइक डिफरेंटली वर्क करते हैं. उनका सेम एक जैसा पैटर्न नहीं होता है. लाइक हमारे यहाँ पर अगर मुंबई में कोई यूनिवर्सिटी है और कोई कॉलेज है, तो दूसरा जो इंजीनियरिंग कॉलेज होगा वो भी सेम पैटर्न ही फॉलो करते हैं. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना पैटर्न होता है, और उसमें भी हमको बहुत सारे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं. लाइक जैसा रेस्टोरेंट में मेन्यू होता है, वैसा मेन्यू होता है सब कोर्सेज का. उसमें से आपको चूज करना है कि आपको क्या करना है. मतलब यू आर अलाइनिंग योर पाथ. दैट इज वाई वी कॉल इट एज अ फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम. नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अभी एलिजिबिलिटी में, अपार्ट फ्रॉम हमारे जो बैचलर्स की डिग्री है, और बैचलर के जो मार्कशीट एंड रिजल्ट्स है, उसके अपार्ट फ्रॉम दैट हमको और भी बहुत, और भी काफी सारे टेस्ट देने होते हैं, और काफी सारी चीजें रिक्वायरमेंट और भी होती है. लाइक फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज GRE टेस्ट कोड. सेकेंड इज लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायरमेंट. लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायरमेंट्स आर IELTS, TOEFL, और दैट टाइप ऑफ एग्जाम्स. लाइक वो लैंग्वेज, सिर्फ आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है. और GRE टेस्ट जो है वो लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट है, मतलब आपका लॉजिक कितना अच्छा है. तो ये सारी चीजें ये लोग चेक करते हैं एडमिशन के लिए, कि आपका ये इन सारी चीजों में क्या क्या स्कोर्स है. नेक्स्ट इज थंब रूल फॉर एप्लीकेशन. आपने जब स्टार्ट किया तो आपका हमारा एक यहाँ पर थंब रूल है कि आप, अगर, क्योंकि एप्लीकेशन हर एक यूनिवर्सिटी में एक सिर्फ अप्लाई करने के $70 to $100 है. लाइक एवरी यूनिवर्सिटी रिक्वायर्स ₹8,000 फॉर देयर एप्लीकेशन. तो हम लोग 20-30 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई नहीं कर सकते. हम सिर्फ लिमिटेड अप्लाई कर सकते हैं, लाइक 6 to 8 यूनिवर्सिटी, एंड मैक्सिमम अप टू 10 यूनिवर्सिटी. 10 यूनिवर्सिटी इंटू 8,000 इज इक्वल टू 80,000. लाइक इनिशियली आपका इन्वेस्टमेंट 80,000 होता था सिर्फ एप्लीकेशन में. तो अगर हम लोग 6 यूनिवर्सिटीज लेते हैं, एक अज्यूम करते हैं कि मुझे 6 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, तो उसमें से हम उसको ब्रेक करेंगे कि दो मेरा एम्बिशियस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन होगा, दो मेरा मॉडरेट में होगा, और दो मेरा कंफर्म में होगा. व्हाट इज एम्बिशियस? लाइक मेरा अगर लेवल है कि मुझे एडमिशन मिल सकता है 150 to 250 रैंक यूनिवर्सिटी, तो आई माई एम्बिशियस यूनिवर्सिटीज आर लाइक 1 to 100. लाइक बिटवीन 1 to 100 रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हो गए, वो मेरे एम्बिशियस यूनिवर्सिटीज हो गए. अगर उसमें मुझे मिल गया तो दैट इज माई फर्स्ट प्रेफरेंस. देन 100 to 300 इज लाइक, इन ये रैंकिंग के बीच में मैं दो यूनिवर्सिटीज को चूज करूंगा. फिर 300 to 500 दैट इज कंफर्म, विच मीन्स मेरा एकदम कंफर्म है कि इसमें मुझे एडमिशन मिलना ही है.
तो दैट इज योर टू कंफर्म यूनिवर्सिटीज। टू कंफर्म यूनिवर्सिटी इसलिए कि हमारा ईयर वेस्ट नहीं होना चाहिए कि हमने अप्लाई किया बट हमको 6 में से 1 में भी रिप्लाई नहीं आया, दैट मीन्स आवर ईयर इज वेस्टेड। लाइक एप्लीकेशन का जो डेडलाइन मिस हो जाएगा तो उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको सीधा नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करना है या तो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए वेट करना है, तो आपका टाइम उसमें वेस्ट होता है। तो बेटर है कि 2 कंफर्म यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करेंगे। इन केस if you not get admission in too ambitious or too moderate universities, then you can go on with 2 confirmed universities. Next thing is documents required for application. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ट्रांसक्रिप्ट का रिक्वायरमेंट है। ट्रांसक्रिप्ट क्या होते हैं कि हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो इंडिया में जो हमारे कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से जो रिजल्ट्स होते हैं दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल ओवर हियर। यहाँ पर उनको ट्रांसक्रिप्ट के फॉर्मेट में चाहिए जो कि ओरिजिनल साइन होता है उसके ऊपर प्रिंसिपल का और स्टैम्प होता है प्रिंसिपल का। मतलब आपका जो रेस्पेक्टिव कॉलेज है वो आपको ट्रांसक्रिप्ट बना के देता है। तो मिनिमम 6 सेमेस्टर इसके लिए कि अगर हमने कोई बच्चा बैचलर्स कर रहा है अभी वो फाइनल ईयर में है तो उसके पास सिर्फ 6 सेमेस्टर की मार्कशीट होगी। लाइक अगर 4 साल कोर्स है आपका ये डिग्री है तो उसमें 3 साल के अंदर आपके 6 सेमेस्टर हो गए, तो 6 सेमेस्टर के ट्रांसक्रिप्ट आपको सबमिट करने होंगे। आपको 7th और 8th के भी सबमिट करने हैं बट वो जब तक आएंगे ना तब तक ठीक है चलेगा, लेकिन आपको टिल देन बिफोर एप्लीकेशन आपको 6 सेमेस्टर के अप्लाई करने हैं। और नेक्स्ट सेकेंड थिंग इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज एक एक ऐसे होता है, ऐसे टाइप का होता है जिसके अंदर हमारा पर्पस एक्सप्लेन करते हैं हम लोग कि हमारा मोटिवेशन क्या है, हमको ये कोर्स क्यों करना है और हमने अब तक क्या किया है, वो सारा एसओपी के अंदर आता है। थर्ड थिंग इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इज लाइक हमारे जो प्रोफेसर है जिनके पास हम पढ़े हैं या तो हमने कहीं जॉब किया है तो हमारे जो बॉस है जो कंपनी में जो हम काम किए वो कंपनी से हमको रिकमेंडेशन लेटर मिलता है। मतलब हम उनसे रिकमेंडेशन लेटर मांगते हैं और उसको सबमिट करते हैं एप्लीकेशन में जब हम अप्लाई करते हैं यूएस यूनिवर्सिटीज में। तो वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में ये लिखा होता है कि हाउ मतलब हाउ यू आर परफॉर्मिंग, लाइक हाउ ब्राइट यू आर एंड हाउ फिट यू आर फॉर दिस कोर्स। ये सारी चीजें हमारे प्रोफेसर हम ऑन बिहाफ ऑफ अस लिखते हैं। तो ये भी एक चीज होती है जो हमको प्रिपेयर करनी होती है बिफोर एप्लीकेशन। फोर्थ थिंग इज सीवीआर रेज्यूमे। हमारा हमको खुद का रेज्यूमे बनाना होता है, हमने क्या किया है, क्या अचीव किया है, क्या सर्टिफिकेशन अचीव किए, हमारे पास क्या स्किल्स है, ये सारी चीजें हमको सीवी के अंदर डालनी होती है जी। ये भी एक सब एप्लीकेशन में सबमिट होता है। डिपेंड्स, अगर यूनिवर्सिटी मांग रही है तो ठीक है, नहीं मांग रही है तो भी ठीक, नहीं सबमिट करना है। लाइक 1 2 3 आर कंपल्सरी, फोर्थ इज ऑप्शनल। इफ दे आस्क यू हैव टू सबमिट, इफ दे डोंट आस्क यू डोंट हैव टू सबमिट। फिफ्थ फिफ्थ थिंग इज जीआरई एंड जीमैट स्कोर। जीआरई अभी हम जो बताया मैंने कि जीआरई लॉजिकल रीजनिंग का एग्जाम होता है जिसमें कॉन्ट्स और वर्बल होता है। कॉन्ट्स इज मैथमेटिक्स एंड वर्बल इज इंग्लिश। एंड ये एग्जाम बेसिकली आपका लॉजिक टेस्ट करता है। और जीआरई भी आफ्टर कोविड जीआरई का रिक्वायरमेंट थोड़ा सा कम हो गया। लाइक मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर मेकिंग इट ऑप्शनल। बट लाइक अगर आपको कोई बहुत अच्छे कोर्स में जाना है, कोई कंप्यूटर साइंस के डेटा साइंस वगैरह में जाना है या कोई ट्रेंडिंग फील्ड में जाना है तो आपको जीआरई लगता है वहां पर। लाइक बहुत सारे ऐसे होते हैं आईटी के अंदर के नहीं मुझे डेटा साइंस ही करना है। बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग में ऐसे होते हैं कि नहीं मुझे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ही करना है। और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट मोस्टली लोग अप्लाई कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी अपना स्केल बढ़ा देता है, मतलब रिक्वायरमेंट्स बढ़ा देता है वो फील्ड के अंदर रेस्पेक्टिव, ताकि लोग उसके अंदर कम अप्लाई करके दूसरे फील्ड्स में भी जाए। तो वहां पर वो लोग जीआरई या तो जीएमएट स्कोर का रिक्वायरमेंट डाल देते हैं। तो आपको ये करना है कि बहुत सारे ऐसी न्यूज सुन के आपको जीआरई जीमैट को स्किप नहीं करना है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपेयर करने एप्लीकेशन के लिए तो आप यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट करो और वो यूनिवर्सिटी में चेक करो कि उसमें जीआरई का और जीमेट का रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अगर समझो कि नहीं है उसके अंदर तो वेल एंड गुड, यू कैन गो ऑन विदाउट जीआरई। और अगर इफ रिक्वायर्ड है तो आपको एग्जाम देना है, लाइक दैट। और उसमें भी 3 कैटेगरी है। लाइक वन यूनिवर्सिटीज वन टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी सेज कि आपको देना ही नहीं है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, सो यू डोंट हैव टू सबमिट। इफ यू हैव गिवन जीआरई स्टिल यू डोंट हैव टू सबमिट। Second type is like optional. Like if you submit, then it's okay. If you don't submit, then also it is okay. So in that case, you have to submit because दूसरे जो applicants होंगे वो भी submit करेंगे। अगर आपके पास जीआरई स्कोर है तो आपको वो सबमिट करना है। और थर्ड थिंग इज कंपल्सन। कंपल्सन में तो आपको सबमिट करना ही है। सिक्स्थ इज
इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम। और ये एग्जाम एक्चुअली ऐसा है कि इसके बेस पे आपका एप्लीकेशन जज नहीं होता है, आपका एडमिशन इसके बेसिस पे नहीं होता है, लेकिन ये एक रिक्वायरमेंट है कि आप यू आर प्रूविंग दैट यू कैन स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। तो उसके लिए एक मिनिमम स्कोर का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे आईएलटीएस में मोस्टली 6.5 टू 7 बैंड या 7.5 बैंड तक का होता है। तो आपको 7.5 बैंड लाने, दैट्स इट। इफ यू मीट 7.5 बैंड, देन यू आर यू हैव क्लियर्ड दिस रिक्वायरमेंट। सेम इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, जैसे आईएलटीएस होता है, टॉइफेल होता है, डिओलिंगो होता है। whichever is comfortable with you, you can go on with that test. I would recommend IELTS and TOEFL are good, and Duolingo is also good, but that is online and all that stuff. So अगर आपको वो जमता है तो वो भी दे सकते हो। I personally have given IELTS. So जनरली लोग दोनों ही देते हैं, IELTS देते हैं या तो TOEFL देते हैं। Next we come to application procedure. Application procedure is लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो ऑन इन ईच यूनिवर्सिटी। यहाँ पर कोई ऐसा हमारा एक जनरलाइज सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा जनरलाइज वेबसाइट नहीं है कि हमने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया तो हम हमारा एप्लीकेशन पूरे यूएस के सारे यूनिवर्सिटीज में चला गया। हमको इंडिविजुअली एक एक यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके वहां पर हमको सबमिट करना होता है एप्लीकेशन फॉर्म्स। नेक्स्ट इज यहाँ पर डेडलाइंस का बहुत स्पेशल हमको ध्यान रखना होता है कि प्रायोरिटी डेडलाइन और फाइनल डेडलाइन। प्रायोरिटी डेडलाइन हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट इज प्रायोरिटी डेडलाइन एंड व्हाट इज फाइनल डेडलाइन। फाइनल डेडलाइन मींस इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते, दैट इज एप्लीकेशन प्रोसेस इज क्लोज्ड। नेक्स्ट इज fill out the asked information very carefully, don't make any spelling mistakes and all that stuff in your application form, like everything is on system, and अगर आपको चेंज करना है तो फिर बहुत इश्यूज हो जाते हैं बाद में। like basic thing is you have to write everything as per your passport. Next is upload the required documents mentioned before, like IELTS score, SOP, LOR, all that stuff you have to submit over there. Then at the last they will ask you for application fee payment. So आपको वहां पर application fee payment करनी है। फिर वेट करना है हमको यूनिवर्सिटी के डिसीजन के लिए। और ये टाइमलाइन होता है, अगर हम फॉल की बात करें, फॉल इज लाइक देयर आर टू इनटेक्स, फॉल एंड स्प्रिंग। फॉल हमारा स्टार्ट होता है अगस्त से, स्प्रिंग हमारा स्टार्ट होता है जैन से। तो अगर हमारा हमारा इंटेंशन है फॉल में अप्लाई करने का, दैट मींस अगस्त। लाइक इफ आई एम प्लानिंग टू अप्लाई इन 2024 फॉल, दैट इज अगस्त 24, सो आई विल स्टार्ट माई एप्लीकेशन फ्रॉम डिसम्बर 23। डिसम्बर 23 उसका एप्लीकेशन का टाइम रन होता है, 1 दिसंबर 23 से लेके मार्च या अप्रैल तक, डिपेंड करता है। हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना अलग अलग डेडलाइन होता है, किसी का फेब 15 को खत्म होता है, किसी का मार्च को, किसी का अप्रैल को। लाइक अप्रैल इज द लास्ट टाइम, आफ्टर अप्रैल यू कैन नॉट अप्लाई फॉर फॉल। सेम अप्लाइज टू स्प्रिंग। स्प्रिंग में भी उसका भी टाइमिंग अलग है, लाइक दे स्टार्ट फ्रॉम मे टू अक्टूबर, दैट इज हाउ इट वर्क्स। नाउ प्रायोरिटी डेडलाइन एंड फंडिंग। प्रायोरिटी डेडलाइन का मीनिंग है कि हमको फंडिंग के लिए कंसिडरेशन मिलता है। प्रायोरिटी डेडलाइन लाइक उसका नाम है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मींस जिसने पहले अप्लाई किया उसको फंडिंग के लिए कंसिडर किया जाएगा, उसको फंडिंग मिलेगा, ये कंपल्सन नहीं। उसको फंडिंग के लिए ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा बिकॉज ही हैज अप्लाइड फार अर्लियर देन अदर्स। सो ये जो एप्लीकेशन है ये फंडिंग के लिए कंसिडर होते हैं। अगर एक यूनिवर्सिटी है उसने 2 डेडलाइन दिए है कि priority deadline is up to December 31st and final deadline are Feb 15. So अगर आपने December 31st के पहले अप्लाई कर दिया, like you have submitted your GRE score, you have submitted your IELTS, you have submitted your all transcripts and you have paid the application fee, तो आपने प्रायोरिटी डेडलाइन के अंदर अप्लाई कर दिया। अगर आपने 31st दिसंबर क्रॉस करके 1 जैन को अप्लाई किया, दैट देन यू आर नॉट इन प्रायोरिटी डेडलाइन, आपने प्रायोरिटी डेडलाइन को मिस कर दिया है। अभी ये व्हाट इज फंडिंग। फंडिंग इज लाइक देयर आर 3 टाइप ऑफ फंडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। जैसा हमारा इंडिया में स्कॉलरशिप हमको मिलता है, यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है। स्कॉलरशिप
का जो पॉइंट है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए नहीं है। यहाँ पर स्कॉलरशिप्स है बट लोकल स्टूडेंट्स के लिए, नॉट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। यहाँ पर हमको फंडिंग मिलता है। फंडिंग तीन टाइप के जनरली है, जो कि जीए है, टीए एंड आरए। जीए इज ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप, टीए इज टीचिंग असिस्टेंटशिप एंड आरए इज रिसर्च असिस्टेंटशिप। GA and TA are somewhat similar. Like TA, teaching assistantship, that means you have to grade assignments. प्रोफेसर के साथ में आपको काम करना है, आपको प्रोफेसर्स के लिए कोई प्रेजेंटेशन बनाने हैं या जो प्रोफेसर का काम होगा वो करना है। और ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप, यहाँ पर प्रोफेसर कोई कोई कंपनी के लिए भी काम करते होते हैं। लाइक वो पार्ट टाइम प्रोफेसर भी होते हैं और कंपनी में भी काम करते हैं। तो उनका जो कंपनी का ऑफिस है वो यूनिवर्सिटी में ही होता है। तो वो कंपनी, वो ऑफिस के अंदर आपको ज्वाइन करते हैं। मतलब यू आर वर्किंग प्रोफेशनली विथ स्टडिंग। सो वो आपका जीए हो जाता है। या कोई कोई टीचिंग असिस्टेंटशिप के लिए जीए भी हायर करते हैं। तो मास्टर स्टूडेंट के लिए दो चीज मिलती है उनको, जीए मिलता है या टीए मिलता है। आरए भी मिलता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आपका रिसर्च बैकग्राउंड है, बैचलर से आपने बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे रिसर्च किए हुए हैं, और आपको अगर प्रोफेसर कंसिडर कर, आपका रिसर्च और प्रोफेसर जो रिसर्च करंट कर रहा है उसमें अगर मैच हो जाते हो आप, तो आपको रिसर्च असिस्टेंटशिप भी प्रोवाइड कर सकता है। जीए और टीए के अंदर नॉर्मल पे स्केल होता है। लाइक दे पे यू $20, $15 to $20 पर आवर, और आप मैक्सिमम 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो ऑफिशियली। सो उसके हिसाब से आपका मंथली 15 डेज का सैलरी कैलकुलेट होकर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। लाइक यू आर पेड फॉर व्हाट यू वर्क, नॉट दैट इज नॉट अ स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप मीन्स you are not working for anyone, and still you are getting pay from government. But here it is like, it is funding, not a scholarship. लाइक डिफरेंस समझाना ये है कि बहुत सारे एजेंट ऐसे होते हैं कि आपको $5,000 का स्कॉलरशिप भी मिलेगा। आपका 30,000 फीस है, $30,000 फीस है, और आपको $5,000 स्कॉलरशिप मिलेगा। स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, वो एक्चुअली $5,000 यूनिवर्सिटीज उनको रिफंड करती है। लाइक वो पहले से $5,000 का फीस ज्यादा बता के फिर $5,000 आपको रिटर्न करते हैं। उनको मतलब यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट से वो 5,000 नहीं आ रहा है। यूनिवर्सिटी ने वो डल यूनिवर्सिटी, जो डीम यूनिवर्सिटीज होती है, वो स्कीम बना के रखती है स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो वो स्कॉलरशिप से आपको बचना है। लाइक यू डोंट हैव टू गो मोर इन स्कॉलरशिप। लाइक इफ यू आर गेटिंग असिस्टेंटशिप, then it is okay. Like you are working and you are getting paid. Like I am working as a TA with my professor. That is how it works. और आपका अर्निंग लाइक 1,500 to 2,000 पर मंथ हो जाता है। अगर आपने 800 आपका पर मंथ का एक्सपेंस है, आपने 800 निकाल दिया, तो आपके पास 1,200 पर मंथ सेविंग हो जाता है, जो आपके फी में पे कर सकते हो, आपके फी में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज स्टेप्स टू वीजा। लाइक आपने यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन कर दिया, नाउ व्हाट कम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, जो आपने यूनिवर्सिटीज को अप्लाई किया है, तो आपको वेट करना है ऑल 6 यूनिवर्सिटीज का रेस्पॉन्स आने के लिए। अगर आपका समझो एम्बिशियस यूनिवर्सिटी में आ जाता है आपका पहले ही, तो आपको दूसरे यूनिवर्सिटी को वेट करने का जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली वो एम्बिशियस, आपका मतलब चूज है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। अगर आपको टारगेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, तो दे विल प्रोवाइड यू एडमिट ऑफर लेटर, एंड दे विल आस्क यू कि आप एक्सेप्ट करो ये ऑफर लेटर को। तो आप एक्सेप्ट करोगे उसको, और आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको पर्सनली उसके अंदर एक्सेप्ट करना है जाके। फिर एक्सेप्ट होने के बाद दे विल आस्क यू फॉर बैंक लेटर ऑफ सेविंग। बैंक लेटर ऑफ सेविंग ये होता है कि आपका जो 2 साल का जो फी है, उनका हर एक का अपना I-20 अमाउंट अलग अलग होता है। तो वो अमाउंट लाइक 30,000, 40,000, 45,000, ऐसा वो एक अमाउंट आपको देंगे। वो आपको बैंक में शो करना है उनको। और बैंक लेटर ऑफ सेविंग जो है, वो बैंक से आपको बना के प्रिंट करके लेना है। पेरेंट्स के नाम पे होना चाहिए, दैट इज बेटर। पेरेंट्स में भी मदर फादर अलग अलग कर देना तो और ज्यादा अच्छा होता है, और उन दोनों को सबमिट करना है। और वहां पर एक स्पॉन्सरशिप लेटर होता है कि आपको कौन कौन स्पॉन्सर कर रहा है। तो आपको वो दोनों के नाम लिखने, लाइक योर फादर एंड योर मदर्स नेम एंड द अमाउंट विच दे आर स्पॉन्सरिंग यू। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती है I-20। एक फॉर्म है, एक नॉर्मल 4-5 पेजेस का फॉर्म है। वो फॉर्म के अंदर सारा डिटेल्स होता है आपका, कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, और कौन सा कोर्स आप कर रहे हो, आपका ईयरली फीस कितना है, आपका लिविंग एक्सपेंसेस कितना है, सारी चीजें उसमें ऐड होती है। अब I-20 आने के बाद आप DS-160 फॉर्म फिल करते हो। DS-160 यूएस गवर्नमेंट को आपका सारा डिटेल चाहिए होता है, लाइक व्हाट व्हाट बैकग्राउंड यू आर कमिंग, डू यू हैव एनी क्रिमिनल बैकग्राउंड,
डू यू हैव एनी अदर थिंग्स, एंड सारा डिटेल आपका बायोग्राफी उसमें जाता है। उसके बाद वो फॉर्म भरने के बाद आपको सेविस I-901 का पेमेंट करना होता है, दैट इज $350। ये वन टाइम पेमेंट होता है, ये इसलिए कि आपका जो DS-160 का जो डिटेल्स है, ये आपका यूएस गवर्नमेंट लाइफ टाइम संभाल के रखेगी। जब तक आप यहाँ पर रहोगे तब तक वो डिटेल्स आपका संभाल के रखेंगे, बाद में आप उसको अपडेट भी कर सकते हो। तो वो एक वन टाइम फी है $350 का। उसके बाद आप यूएस एप्लीकेशन वीजा फिल करते हो। उसके यूएस दैट इज मतलब सिंपल फॉर्म है वो एक, कि उसके अंदर सब नाम वगैरह सारी चीजें हम लिखते हैं, पासपोर्ट नंबर वगैरह लिखते हैं हम उसमें। और फिर उसके बाद हम लोग यूएस वीजा का फी पेमेंट करते हैं, दैट इज $160। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज अपॉइंटमेंट बुकिंग। अपॉइंटमेंट बुकिंग थोड़ा सा टाइट है, बिकॉज इंडिया में अपॉइंटमेंट्स का इतना ज्यादा है नहीं, मतलब बहुत ज्यादा अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं होते। तो है एजेंट्स ऐसे हैं जो अपॉइंटमेंट बुक करके देते हैं, मतलब वो स्लॉट्स में से अपॉइंटमेंट आपको करके देते हैं। तो वो आपको उनके थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करना है, आपको खुद नहीं करना है, बिकॉज उसमें थोड़े इश्यूज है। अगर आपने 3 बार से ज्यादा लॉग इन कर दिया एक दिन में, तो आपका ब्लॉक हो जाता है अकाउंट, एक हफ्ते के लिए आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो आपको लॉग इन नहीं करना है, आपको एक कंसल्टेंट को हायर करना है या कोई एजेंट को। अगर आपको किसी का नंबर चाहिए तो मैं नंबर दे सकता हूँ अपॉइंटमेंट बुकिंग करने के लिए, और उसके थ्रू आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। नेक्स्ट इज यूएस वीजा इंटरव्यू। लाइक अपॉइंटमेंट आपने बुक किया तो आपको वहां पर कॉन्सुलेट में जाके इंटरव्यू देना है। और इंटरव्यू में जनरल क्वेश्चन होते हैं, लाइक व्हाट व्हाई यू आर डूइंग दिस कोर्स, ये कोर्स क्यों करना चाहते हो। लाइक रैंडम क्वेश्चन होते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब देना है कॉन्फिडेंटली। अगर आप इंटरव्यू को ये कर सकते हो, आप सेटिस्फाई कर सकते हो, देन यू गेट योर वीजा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। लाइक आपका वीजा आ गया तो अब आपको फ्लाई करना है, आपको यूएस निकलना है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। एनी क्वेश्चन एंड आंसर्स? Jazakallah always fine, and I think like there would be a many questions from the student, but they have to come up with that. So for example, just I'm putting one point over here. तो लास्ट में आपने बोला कि like steps to visa. So let's say like पूरा मैंने start to end process कर लिया और मेरा इंटरव्यू था कॉन्सलेट में, और like वहाँ पे चांस है मेरा रिजेक्शन का? लाइक इंटरव्यू हुआ और आपने बोला कि कॉन्फिडेंटली आंसर देना है, और अगर चांसेस कैसे है ना, कि ऐसा कोई ऐसा बोल नहीं सकता है कि इसमें क्या चांस है क्या नहीं। ये एक डाइसी पार्ट है कि अगर आपका इंटरव्यू रिजेक्ट हो गया, देन ऑल ऑफ द थिंग्स व्हाट यू हैव डन, दैट आर वेस्ट। लाइक यू हैव टू अप्लाई फॉर नेक्स्ट ईयर अगेन। और राइट, जनरली अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो प्रॉपरली तो रिजेक्ट नहीं होता है। लाइक आपको पर्सनली डायरेक्ट ऐसा डायरेक्टली नहीं चले जाना है। उसके कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस है, लाइक क्या क्या वो लोग पूछते हैं और किस तरह से आपको आपके प्रोफाइल के हिसाब से आंसर देना है। तो उस तरह से अगर आप आंसर देते हो उनको, और बेसिक थिंग इज यू हैव टू सेटिस्फाई द इंटरव्यू, राइट, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। एंड उनको भी समझ होती है कि ये बच्चे ने इतना सारा अप्लाई किया है यूनिवर्सिटी से, उसको ये आ गया है, एडमिट एडमिट आ गया है, तो ये पॉइंट पे उसको रिजेक्ट करने का कोई मीनिंग नहीं है, अनलेस कि आपने कुछ ऐसी चीज बोला है जो उसको इशुएबल लग रही है। लाइक ही इज फाइंडिंग समथिंग, व्हाट यू से, he is finding something complicated in your profile, he is not sure about your profile, then he will reject you. ओके, Like आउट ऑफ 100 अगर हम लोग गिनेंगे तो 10 रिजेक्शन होते हैं, जिनका अच्छा, मतलब उन्होंने यूनिवर्सिटी भी नहीं अच्छा अप्लाई किया है, उनका कोर्स भी अच्छा नहीं है, और दे आर लाइक वेरी फियरफुल एट दैट मोमेंट, वो बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसे सब इश्यूज में होते हैं। एंड हार्डली 2 मिनट का इंटरव्यू होता है, वो आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए प्रिपेयर करना है। लाइक इफ यू कैन सेटिस्फाई इन 2 मिनट्स, दैट्स इट। अदरवाइज दे विल एक्सटेंड यू टू 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, और वो 5 मिनट्स तक फिर आपको इन डेप्थ क्वेश्चंस करेंगे। और सबसे ज्यादा फियरफुल चीज ये होती है फाइनेंस की, कि आपने बैंक लेटर ऑफ सेविंग जो बनाया है, इमीडिएटली हमारे पास किसी के पास 40-50 लाख रुपए बैंक में नहीं होता है एट ए टाइम। लाइक हमारे पास अगर हमको शो करना है तो हम 1 महीना 2 महीना पहले हम शो करते हैं, और वो पैसे को हम फौरन निकाल देते हैं, हम इतना सारा वाइट रखते नहीं है। तो
इनका जो सेविंग का मीनिंग है दैट इज दे विल आस्क यू फॉर बैलेंस शीट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। आपको पिछले 3 साल का रिकॉर्ड दिखाना है कि आपने सेविंग किया है, आपने ऑल ऑफ अ सडन अमाउंट डाला नहीं है इसमें। और ये होता है फाइनेंस का क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत रेयर होता है कि किसी को बोल दिया कि तुम बैलेंस शीट दिखाओ। वो किसको पूछेगा जी, जिसका आंसर में कॉन्फिडेंस नहीं है। राइट। एवरीथिंग इज अबाउट कॉन्फिडेंस, इंटरव्यू इज एवरीथिंग अबाउट कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट, एनी मोर क्वेश्चंस? स्टूडेंट प्लीज कम अप, बिकॉज यही एक डिस्कशन फोरम है जहाँ पे हमारे डाउट्स क्लियर होंगे। क्योंकि ये ओवेस भाई जो है करंट प्रैक्टिकल वहाँ पर है, इन्होंने ये सारे स्टेप से मूव आउट हुए हैं, तो ही नोज मोर बेटर देन हियरिंग फ्रॉम पीपल। ये प्रेजेंटेशन है ना, मैं मौलाना को शेयर कर दूंगा। ठीक है उमेश वो भाई, आप मेरे को भेज हाँ, दीजिए प्रेजेंटेशन। तो जिन हम्म, लोगों ने रजिस्टर किया अभी अटेंड किया। हम्म। और फॉर अ स्पेशल नोट, मैं सबको सारे स्टूडेंट को यही बोलूंगा कि आपको एजेंट्स जो हायर करने हैं ना, बहुत सोच के हायर करने हैं। जो वहां पर एजेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है, और सबसे ज्यादा फ्रॉड यही होता है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर फ्रॉड होता है कि आपको जो 3 QS रैंकिंग, THE रैंकिंग और US न्यूज रैंकिंग का जो सिस्टम है, वो बच्चों को बताते ही नहीं है। वो डीम यूनिवर्सिटी में जहां उनको पैसा मिलता है, जहां उनको कमीशन मिलता है, वहां डाल देते हैं। और वो यूनिवर्सिटीज है ना, कुछ काम की नहीं होती है। सो वो चीजें ध्यान में रखनी है आपको। और है भाई किसी का कोई क्वेश्चन? ये सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं क्या? डिप्लोमा होल्डर्स का वही मैंने अभी आपको बताया ना, कि आप डिप्लोमा होल्डर्स है ना, तो आपको फिर ये करना पड़ेगा, अंडर ग्रेजुएट डिग्री करनी होगी। अंडर ग्रेजुएट में आपके एक्सपेंसेस ओके। बढ़ जाते हैं। आपके हाँ। एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। हम्म, और यहाँ पर कैसा कॉम्पिटिटिव मार्केट है, यहाँ पर सारे लोग इंडियन स्टूडेंट सारे मास्टर्स करने के लिए आ रहे हैं। अगर आप अंडर ग्रेड के लिए आओगे तो आपको अंडर ग्रेड के बाद मास्टर्स भी करना होगा यहाँ से। तो आपका वो जो yes। 25 लाख में काम हो रहा है, वो आपका 1 लाख, 1 करोड़ 25 लाख रुपए में काम हो जाएगा। ये मैं मिनिमम स्केल बता रहा हूँ। आपने जैसा कैलिफोर्निया साइड चले जाओगे तो ये चीज 2 करोड़ तक चली जाएगी। Hello, जी। I am Yakub Nandolia. या I want to ask one question regarding the girls for higher education. If I want to हम्म, send my granddaughter for higher education in US, हम्म। I should send at graduate level or at postgraduate level? Actually, for that it is better to go in for master's degree, like for postgraduate, because if you Okay, are thinking about expenses, then it is better feasible for a master's degree. okay. Mhm. Like And what we study in bachelor's in India is like we are studying everything, and over here, for due to that flexibility of course, like everybody is making things narrow. Like nobody wants to study all of the stuff like what we are studying in India. So up to the bachelor's point, it is feasible that you study all of your field, then you choose your master's field. for master in this computer engineering, which Mhm. universities are better? Can I get the list? Is it possible? Actually, for like every university is having these computer science and IT fields. You have to choose from your ranking of universities, like QS World Ranking and THE World Ranking. Like if they Okay, are in under 1 to 50 ranking universities, that means they are having very good reputation universities. okay, okay, And also depends on course, like what course is that. Like if they are going with data science, or they are going with cyber security. And for further, like I am from construction background, I don't know much about that okay, computer okay. science degree and all that. So it is better if she can go with someone who is currently doing or who has currently done computer science degree, so he Okay. can better advise him. Okay, okay, okay.
Thank you. Assalamu alaikum, Yaqub Chacha. So Yeah, it's great very to good. see you in this forum. And we have lots of people who have done computer related courses and have gone to the US. So probably later on, I will ask Maulana to connect with you so that you can get detailed information regarding this subject. And it's glad to see senior members like you supporting us and joining this forum. You have always been kind of support for us. So thank you for joining and thank you for participating in this discussion. Okay, Yes, thanks. Jazakallah. 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 Okay. क्या और अभी कोई क्वेश्चन है भाई किसी का? Any more questions? Assalamu alaikum, Mohit bhai. Walaikum My name is salam. Shafi. So I Sorry? just wanted to ask, my name is Shafi, yeah. So I Yeah. just wanted to ask that I'm already working here in India and I'm having more than 8 years of experience and I've already done my master's in statistics. So I'm not satisfied with this master's, you know. I want to learn further, I want to go further. So I was planning to go for MBA or might be another master's degree in US or might be in Canada. Shafi bhai. Huh. I have also done my master's ME in structures from India, and I was also having 4 years professional work experience. Yeah, After so that, there is I a am question. doing master's. What are the same question I want to ask is what are the chances of getting admissions for us, like people like us who are already above age, like I already crossed 31. Listen, Shafi bhai, there is no age over here. Like in my class itself, around 45 to 50 years old person is studying. Like there is no age over here to study. Okay. And And same procedure like we have to follow, or we get some benefits of like they experience in working. So do we get some benefit about our they experience and they appreciate in US if you have professional work experience and then you are doing masters, then they appreciate you. correct. So we get like some kind of benefit over there, like appreciation. Exactly 100%. If in fact you will get benefits in interview also, like they will ask you what professionally you have done, and if you can align your thoughts with your, like if you are doing something in statistics, okay, you have already done master, then professionally you are working on statistics and you have to do further in statistics of MS, then you can explain them that I have done my masters in statistics, and after working for 8 years now I want to see the global market, like how globally people are doing in statistics. Correct. So one more thing I want to ask is like we all know that after working like a profession, we are all dependent on salary now, correct? So when I go for higher studies in US or Canada, is there any chances that I can also work and also I can earn or study along with working? Or is that the only that which you said funding thing which is only applicable for us? Like, is there like only the funding thing is there, or we can also work somewhere apart from that funding and all? Like if in my scenario I am working as a TA, okay, and with my academics I am not getting time to work outside, and with my my thing I can sponsor my education, my expenses, that's it. I cannot pay back home right now. Understood. For and that is course is not like for 3 years or 4 years. It is like 1 year, 1.5 year to 2 year. That's it. And if you are planning for MBA, then you have to choose that STEM MBA. Don't go with non-STEM. Yes, STEM. Yeah, understood. Like there are two. Only in MBA there are two types. Like there are STEM MBA also and non-STEM MBA also. So you have to go on with STEM MBA so that you can get 3 years OPT and all that stuff. Understood. Thanks, Ovais. Thanks. And Shafi, just to add to what Ovais said, there's a concept called dual masters in US. So even though you have done masters, if you feel the curriculum in the US offered by some of the university is more advanced than what you have done, I think you should pursue that as well. It will be a beneficial thing. And in terms of, yeah, you will have an upper edge because you have done most of the syllabus or curriculum in India. Also, you have an experience. So your chances of cracking into the admission process as well as
the other available jobs like research and TA and DA would be high compared to your peers. Hmm. Understood, understood. They will Thanks, actually Ojibwe. take you for that TA ship or GA ship, or even if you are more in research, then they can take you, and you can do also a PhD also over here. It is not all the, like, PhD will take some time, like 3 to 4 years, but pay in PhD is very good. Like, I think you can pay back home also. Like, you have to do some Oh, calculations. Like, understood. every university So, they have different things. okay, one last question, Ojibwe. The thing Hmm. is, in India, we all know that the steps which which you have given us right now in this PPD, there are many steps. You just to see the steps which are right now for visa, there are approximately 8, 9 steps are there. So for a newbies or for a person who is not aware of all the steps, it's very difficult for us to apply for universities and go for the curriculum, go for the fee structure, then for US visas and all. There are many steps. Okay, and we all fear that we might fail at some step or we might not complete a proper step. So, is there any agent or any agencies which you let's say which you say which are better in India so that we can go over there and it will be easier for us? Are there any such agencies or agency or agents like which will help us over here in India, Listen, brother, which listen. you recommend, Agents or you say, are there. yeah, Agents are there, and they can help you out. But still, they are like making you like make just they are like doing just their earning benefit. from us. Yeah, They are just doing their benefits only. So if you are not aware with all of this procedure, then you will be in trouble. Like, they will understood. go make you with another universities what you are not targeting, and what is not good for you, like where they are getting commissions. So if you understand, like, this procedure is not that hectic. Like, you can understand by spending some time. Understood. Like, So all you of this suggest procedure to do it by our own, not depending on I any have agency done or all of something. this procedure on my own for me and my brother. Okay. And we used to ask. We have hired our consultant, but we used to ask him, like, cross question him, like, what is this, how you are doing this. No, we don't want your shortlisted universities. We will shortlist on our own, like that. Understood. Understood. So only just for getting the appointment for interview, we need some consultation or something, or otherwise we should apply for bio now. Correct. Yeah. Hmm. If you're smart enough, you can do this thing, like, just hire the consultant for booking your visa appointment and for your interview preparation. That's it. Okay. Okay. Understood. Oliver. That Thanks very much. and the procedure is like pretty straightforward. Like, if you go on a university website and do some search, entire information is available on that university website. Mm-hmm. Hmm. Okay. Okay. Thanks, Oliver. Thanks very much. Okay. Jazakallah. Anyone else? Jazakallah. Uh, Always one thing. Did you cover about the obviously IELTS and stuff, right? Mhm. Did you cover that there are some university which don't require that? Actually, in my opinion, public universities generally require this thing, like IELTS and TOEFL. They need that thing, as per Right. my observation. And You know like, that's true. That's true. But then many of our community members, they because of this IELTS, right? They don't take the first step ahead, which we have observed. Okay. Because there's so some. one minute, I would say, agar if you are not able to give IELTS and you are not meeting the minimum band, then there is no point in coming. Like, you have to improve your English. In fact, otherwise you will not be able to understand what professors are teaching you. Like, their accent is literally different. Like, after getting 7 band also, you are like struggling for 1 or 2 months to understand what they are saying.
Correct. Yeah, I completely agree with you. But just to the group that in case if you are shorting fall because of IELTS, don't lose an hope. There are universities uh, which do provide, but as always mentioned, try to focus on the IELTS because you will get the good universities or good public universities. But if there's reason that you tried and you're not getting banned, then we can try those universities also. ब्रदर एक्चुअली उसमें ऐसा है ना कि जो 6.5 to 7 बैंड है वो इतना टफ नहीं है क्रैक करना, आपको वो करना ही चाहिए। आई वुड से अगर आपको नहीं हो रहा है ना आपसे, तो यू शुड ट्राई अगेन, आपको छोड़ना नहीं है उसको, बिकॉज वो एक बहुत बेसिक चीज है। और आपने अगर आप हार्वर्ड का भी देखोगे ना तो दैट इज 7.5 बैंड ओनली, टोटल 9 बैंड का होता है आईएलटीएस, आपको 7.5 बैंड ही लाना है। एंड जनरल यूनिवर्सिटीज जो होती है, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, लेकिन जनरल यूनिवर्सिटीज दैट दे आर हैविंग 6.5 बैंड, almost up to 70% universities require 6.5 band, and 6.5 band is not that tough to score. Okay. Like, Okay. like you are lacking in some English point and you are not able to speak, so you are not getting 6.5 band. So you have to improve your English anyhow, because here you have to every day, every time, everywhere you have to speak English. So I would suggest scoring in IELTS is utmost necessary. Yes. Otherwise, there is nothing like US is not only the country which is offering abroad studies. Like there are a lot of countries in entire world, anybody can go. Like everyone has make a hike of going to US, going to US, going to US. That is not the point. No, that I agree with you. I just wanted to get the point across. If somebody has something, there are other ways also. So don't lose an hope. But yeah, go and continue giving an IELTS, and obviously you can crack 6.5 band. But as always mentioned, there are other countries. There is a US also. There's an option without IELTS also. You can try some private universities. But yeah, keep trying. And based on your scenario and your situation, right? Discuss with some senior members and make a decision. Thanks, Ovesh. Jazakallah. Assalamu alaikum, Ovesh bhai. Walaikum salam. Ji. Ovesh bhai, just wanted to ask one thing, that is there any chances that we can shift there for a job or getting a job there, and then after going for higher studies, like in India we do have like higher studies for part-time studies like that. So are there any possibilities that we can do that there after getting a job? Is there any possibility or some chances like that? Like directly getting job over here, right? Yeah, directly getting job in US or somewhere around there, and then after that going for higher studies. So are there any chances like that? Actually, getting job here is very difficult. Like whoever are coming over here for masters is not for masters, they are coming for getting job. Mm. No, actually, if you have like very good academic background, like from IITs and like you have worked excellent over there, and your company is sponsoring you in US, then that is different thing. And if you are planning, like I am working with some X company in India, and I want to apply in Google now, and so if you have applied, they will not hire you. Okay, no, actually, I asked this question because the current company which I'm working for is a US-based company. So they do have many openings in US. I haven't applied there yet, but I can try for that, getting connected to our colleagues in US and try making some chances. So if there are some chances like that, so that's why I'm asking that after that, So- if possible, if I get there, then after that, is there any chance like working there? Like in India, we do have part-time studies like for BE and all. So are there any universities giving you masters like like part-time masters or for something like that? for your case, if your company is multinational company and it has like in US it is also there. So if your company is agreed and they are sponsoring your H1B visa,
and they are saying, okay, we will give you work permit, come over here. Okay. Okay, so you are coming over here, right? And after Right. that you can continue with your education also, but you will go on part time with your that company, and that is absolutely fine, you can do. Okay. Okay. Hmm. Okay. Thank you so much, bhai. Jazakallah. Okay. So which company you are working? Who was speaking? I am working with Enersys India Batteries Private Limited, but it's a Mhm. US-based manufacturing company having its manufacturing around all all over the globe, and basically it's a US-based manufacturing firm. Enersys. Okay. Okay. Assalamu alaikum, Uwais bhai, Sohaib here. Walaikum salam. Jazakallah for taking this informative session for us, huh? And special thanks for waking up so late in the night. So what is the time right now over there? It's 2 a.m. 2. Okay, okay. Hmm. Okay. Thank you so much. Thanks. I can see Usama also awake till now. He's also logged in, huh? Yeah, I have seen right now only. Assalamu alaikum. Yeah. So I had one query actually. So this session was really informative actually. Even I didn't knew that there was something called STEM and non-STEM MBA. So I always used to think MBA is MBA, but this is the first time I came to know कि भाई इसमें भी STEM और non-STEM MBA होता है. या उसमें So उसमें ऐसा होता है ना, कुछ स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट्स ऐड कर लेते हैं वो मैथ्स के या स्टैटिस्टिक्स के, so that it becomes STEM course. Okay, that's great. Okay, apart from this formal route, through education, masters and other options, of late in our community, there are a lot of people who go illegally into US. There's a big scam or, some informal way which is happening through Mexico border and all those They, things. they are People get cross the border. they are like a lot of risky They are things. allowed. No, that is risky. That is risky, right? Even people are Okay, coming on because visitor visa and then staying for some time, so they are like getting that their visa revoked. Over here, like getting US visa is easier, but the main thing is maintaining that status of visa. Okay. So what is your That means advice for such people? Because we get a lot of queries on such things, so people who are not qualified and they no, want it to is get into US highly anyhow. highly So not they recommended. Highly not recommended. I mean, we should okay. always advise people to join the legal, ethical way. I mean, we should refrain from advising on any illegal practices for sure. Right. Okay. And one more feedback, since the way you have made this graph for this info steps to visa, this which is there on the presentation right now, can you make a similar graph or a workflow from start to end, right from identifying the course, the university, then taking the LORs and everything? Like, for example, for study, person wants to get into US for study for masters. So from day one, what he has to do, then IELTS, the entire process, because a lot of our people are not clear on exactly what they have to do and when they have to do, and they miss Okay. their deadlines. They have to start like 30 days or not 30 days, maybe 6 months before the actual admission. So if you can make that. Okay, I will make that. Okay, great. Okay, Shoaib bhai. Yeah, I think it's too late. Let's wrap it up and see if we can take any last question. किसी को पूछना है भाई? देखो, ओवेस भाई ने रात को 2 बजे तक ये सेशन ले रहे हैं, सो प्लीज बी माइंडफुल, और जिसको कोई वैलिड सवाल हो तो प्लीज पूछे और इसका पूरा इस्तेमाल मतलब फायदा उठाए. One last question. All right, मौलाना रैप कर सकते हैं. Okay. मौलाना. Okay. Assalamu alaikum. ठीक है. Thank you. Jazakallah. Jazakallah khair. Thank you everyone. Amin. Thank you, Uwais bhai. Amin. Jazakallah.